A very warm welcome to all the students of class 12 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapar, Badalganj. Today we are going to once again discuss chapter 5, inheritance of principles of inheritance and variation. Today we are going to start a new topic, chromosomal theory of inheritance. Before this video we were discussing Mendelian genetics. Now we will start a new topic, leaving the Mendelian genetics behind. Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. तो थोड़ा सा मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और है, बहुत काम की नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में दी है, तो इसीलिए इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो मेंडल ने अपना जो इनहेरिटेंस का काम था, वर्क था, उसको 1865 में उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, पब्लिश किया। लेकिन बहुत से रीजंस की वजह से ये वर्क जो है वो टोटली अनरिकॉग्नाइज रह गया। फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एट इट इज नाउ इन दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज। तो इसका सबसे जो कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस था वो था कि उस समय का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं था, बहुत से कम्युनिकेशन गैप थे। जैसे आज तो इंटरनेट के ज़माने में एक जगह से आपका अगर वर्क इग्नोर हो रहा है, आप कहीं इतने प्लेटफॉर्म से आप कहीं पे भी अपलोड करके रिकॉग्निशन ले सकते हो, लेकिन उस समय ये सब चीज़ें इतनी ईजी नहीं थी और इसीलिए वो बहुत अलग अलग जगह जाके अलग मैगजीन्स में अपने वर्क को पब्लिश नहीं कर पाए। Secondly, his concept of genes or factors in Mendel's words as stable and discrete units that controlled the expression of traits and of the pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variations seen in nature. दूसरा था उनके जीन का कॉन्सेप्ट। तो जीन को मेंडल फैक्टर बुलाते थे, यानी उन्होंने जीन को, वो नहीं पता था कि जीन क्या होता है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशन वाइज पास ऑन हो रही है और ये पास ऑन होता है और ये पास ऑन होने की वजह से ही ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने अलग अलग वेरीड टाइप ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मेंडल का ये कहना था कि ये स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, ये जो जीन्स हैं यानी कि फैक्टर्स, और ये जो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं ये ब्लेंड नहीं होते, यानी कि F1 में सिर्फ डोमिनेंट वाले पेरेंट्स को रिसेंबल करेगी प्रोजेनी और F2 में डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों को एक्सप्रेस करेंगी, लेकिन कहीं भी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होंगे, जिसको कि उनके फेलो साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि इसका एक्सेप्शन नेचर में देखने को मिल रहा था। जहाँ पे हम लोगों ने भी देखा स्नैपड्रैगन एक्सेप्शन है, ह्यूमन का AB ब्लड ग्रुप एक्सेप्शन है, ठीक है। थर्डली, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फेनोमेना was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. तीसरा, जो मेंडल की अप्रोच थी बायोलॉजी के अंदर मैथ्स को इंटीग्रेट करने की और बायोलॉजिकल फेनोमेना के डेटाज को एक्सप्लेन करने की, ये उस समय के लिए बिल्कुल नया था। यानी 1865 में किसी ने बायोलॉजी के अंदर मैथ्स को यूज़ किया ही नहीं था, तो उस टाइम तो वो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो नई चीज़ें क्या होती, पचाने में थोड़ी मुश्किल होती हैं, वही उनके फेलो साइंटिस्ट को हुई और इस वजह से भी उनका वर्क जो था वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। Finally, though Mendel's work suggested that factors genes were discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of. सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न था वो था उनका ये न बता पाना कि जिस चीज़ को वो फैक्टर कह रहे थे, जिस चीज़ को वो डिस्क्रीट यूनिट बता रहे थे, वो उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे थे। वो ये बता नहीं पा रहे थे कि फैक्टर कहाँ पे है, फैक्टर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और फैक्टर किस चीज से बने हुए हैं। इन 1900 3 साइंटिस्ट डी वरीज, कॉरेंस एंड वॉन थेशरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये ऑलरेडी बता दिया है लेकिन एक बार एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ना जरूरी है। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में ह्यूगो डी वरीज,
कार्ल कॉरेंस एंड एमिल वॉन थिशरमार्क, ये तीनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगहों पे मेंडल के इस वर्क को रीडिस्कवर किया। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने जो वर्क किया था। ऑल्सो बाय दिस टाइम, ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीजन। तो अब तक मेंडल का वर्क था 18th सेंचुरी का। जब ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कॉरेंस और एमिल वॉन थिशरमार्क ने इसको डिस्कवर किया, तब तक 19th सेंचुरी आ चुकी थी। 19th सेंचुरी के पहले तक ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी और अब साइंटिस्ट जो हैं वो सेल डिवीजन जैसी फेनोमेना को भी इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे थे। This led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की वजह से साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और जो कि डबल होता है और डबल होने के बाद डिवाइड होता है। जस्ट जब सेल डिवाइड होती है उसके पहले ये स्ट्रक्चर डबल होकर डिवाइड कर लेता है, हर सेल डिवीजन के पहले। These were called chromosomes, colored bodies, as they were visualized by Stellies. तो इस स्ट्रक्चर को जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसको नाम दिया गया क्रोमोसोम्स। यानी कि क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर, और सोमा मतलब होता है बॉडी। तो इसका नाम दिया गया कलर्ड बॉडीज। और इसको कलर्ड बॉडी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसको स्टेन करने के बाद ही माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया। अंदर नहीं, अंडर, UNDER. By 1902, the chromosomes movement during meiosis had been worked out. तो 1902 तक क्रोमोसोम का जो मूवमेंट था उसको भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law. तो दो साइंटिस्ट थे, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। इन्होंने ये देखा कि जैसे जीन्स होते हैं ना, जीन्स क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, उसी तरह क्रोमोसोम्स भी मूवमेंट करते हैं। और यही जो क्रोमोसोम के जो मूवमेंट था वो पैरेलल था किसके, बिहेवियर ऑफ जीन से, जिसके बेसिस पे उन्होंने मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन किया। ठीक है, सॉरी। Recall that you have studied the behavior of chromosomes during mitosis, equational division, and during meiosis, reduction division. आपको पता है कि क्रोमोसोम्स माइटोसिस के दौरान, यानी जहाँ पे डिवीजन जो है वो इक्वल होता है, यानी एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और जब मियोसिस होता है तो रिडक्शन डिवीजन, एक सेल से 2 सेल बनते हैं। तो ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हम लोग का जो मेन टॉपिक हो, जो स्टार्ट होगा, वो होगा रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज का। The important things to remember are that chromosomes as well as gene occur in pairs. The two alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosomes. तो जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये पढ़ा था कि फैक्टर्स और जीन्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स, उसी तरह क्रोमोसोम्स भी जीन्स की तरह ही पेयर्स में आते हैं। जैसे 2 होमोलोगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं, जो किसी भी जीन के जो अलील्स होते हैं वो होमोलोगस साइट पे ही प्रेजेंट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि जैसे बताया था कि अगर क्रोमोसोम नंबर 1 के एक पोजीशन पे जीन फॉर आई कलर मिलेगा अगर मेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर भी उसी सेम पोजीशन पे आई कलर वाला जीन जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से टेबल में डिफरेंस जो है वो पढ़ लीजिए। ए में दिया है ऑकर इन पेयर्स, बी भी दिया है ऑकर इन पेयर्स। सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। यानी कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो जब ये गैमीट फॉर्मेशन का समय आएगा तो कैपिटल टी एक गैमीट में जाएगा, स्मॉल टी एक गैमीट में जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि जैसे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में पढ़ा था कि अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी वाला जीन है तो कैपिटल बी अलग जाएगा, स्मॉल बी अलग होगा, सेग्रीगेशन होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा। लेकिन
अगर उसी की जगह कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला भी जीन है साथ में, यानी कि यहाँ से हम लोग वो देख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये वाला चीज़ है कि ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर कैपिटल ए वाला जीन है, ये स्मॉल ए, फिर अनदर पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक के ऊपर कैपिटल बी है, एक के ऊपर स्मॉल बी है। तो जब सेग्रीगेशन का टाइम होगा तो ये ग्रीन और ये रेड वाला अलग अलग गैमीट्स में जाएंगे, लेकिन ये जो कैपिटल बी वाला है ये इन दोनों की तरह ही इंडिपेंडेंटली, ये जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इन दोनों की तरह इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे। यानी कि जरूरी नहीं है कि कैपिटल बी वाला कैपिटल ए के साथ ही जाए, कैपिटल बी वाला इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट हो सकता है, वो कैपिटल ए के साथ भी जा सकता है और स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है। इसी तरह स्मॉल बी भी इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होगा, वो कैपिटल ए के साथ भी जा सकता है और स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है। तो ये चारों पॉसिबिलिटी बनी हुई है, एक बार इसके साथ ये, फिर एक बार इसके साथ ये, फिर एक बार इसके साथ ये और एक बार इसके साथ ये। लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज में उस दिन भी बताया था कि लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज में डिपेंड करता है कि जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है। अगर जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो जब ये क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होके अलग अलग गैमीट में जाएंगे तो कम डिस्टेंस होने की वजह से हर जो एलिलिक पेयर है उसको इसके साथ ही मूव करना पड़ेगा। यानी कि लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज में थोड़ी सी चीजें अलग हो जाएंगी। वहां पे अगर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे जो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स अगर वो बहुत कम है तो जो टाइटली लिंक्ड जीन्स होंगे उसको सेम जीन के साथ ही अलग अलग गैमीट्स के अंदर जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये वाला बी, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये स्मॉल ए के साथ जाए, नहीं इस स्मॉल बी के साथ ये के पास ये ऑप्शन है कि ये ए वाले के साथ चल जाए। इन दोनों की मजबूरी है कि इसको कैपिटल ए के साथ और इसको स्मॉल ए के साथ जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों के पास इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में ये चांसेस है कि स्मॉल बी वाला अपना पार्टनर खुद चुनेगा कि वो उसको ए के साथ जाना है या कैपिटल ए के साथ या स्मॉल ए के साथ। इसी तरह स्मॉल बी भी अपना पार्टनर चुनने के लिए इंडिपेंडेंट है, या तो वो कैपिटल ए को पार्टनर बना ले या तो स्मॉल ए को पार्टनर बना ले। लेकिन लिंकेज में ये आपको चुनने का डिसीजन नहीं है, ये चुनने का डिसीजन आएगा एक तीसरा फेनोमेना में जो कि अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। सेम चीज है, यानी सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे और एक पेयर एक गैमीट में जाएगा एक बार में। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि इंडिपेंडेंट पेयर है, अगर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो पहला वाला तो सेग्रीगेट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लेकिन दूसरे वाले के पास ये ऑप्शन होगा कि वो दोनों पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के किसी एक पेयर के साथ जाके गैमीट बना ले। अब आपको बताना है कि कॉलम ए या कॉलम बी कौन सा जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा क्रोमोसोम को, और आपने ये किस बेसिस पे डिसाइड किया। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 the two chromosome pairs can align at the metaphase plate independently of each other. To understand this, compare the chromosomes of 4 different colors in the left and right columns. आप लोग ने ये सारी चीजें क्लास 11th में पढ़ लिया है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जब मियोसिस 1 में एनाफेज वाली कंडीशन में आते हैं तो क्रोमोसोम्स जो है वो मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलाइन होते हैं, और इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे रेड, येलो, ग्रीन और ये 4 कलर लिए गए हैं अलग अलग इस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है लेफ्ट एंड राइट कॉलम में, इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1 ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर, बट इन द राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। यहाँ पे ये 2 पॉसिबिलिटी दी हुई है कि कैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं और कैसे दूसरे वाले क्रोमोसोम के पास ये ऑप्शन है
कि वो किसके साथ जाना चाहता है। अब आ जाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। Sutton and Baveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of factors they carried. तो सटन एंड बावेरी ने ये आर्ग्यू किया कि जैसे जीन्स जो है वो सेग्रीगेशन होने के टाइम पे क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं तो अलग अलग गैमीट्स में जाते हैं, उसी तरह जो क्रोमोसोम्स भी होंगे जब वो सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, तो अलग अलग फैक्टर्स जो उनके ऊपर प्रेजेंट होगा उसको लेके वो उन गैमीट्स के अंदर जाएंगे। सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो थियोडोर सटन ने मेंडेलियन जेनेटिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया, उसको उन्होंने बेसिस बनाया और वहां पे उन्होंने बेसिस बना के उस वहां पे लिया क्या बेस था मेंडेलियन जेनेटिक्स, लेकिन उनका जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था वो था क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन यानी क्रोमोसोम के सेपरेशन को यूज करके मेंडेलियन क्रोमोसोम को सेपरेट करके यूजिंग मेंडेलियन प्रिंसिपल्स उन्होंने एक नया फेनोमेना जनरेट किया, उसको क्या कहा उन्होंने, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। Following the synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produce. तो यही सब आइडियाज को यूज करके एक्सपेरिमेंट करके उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा, और उनके कलीग्स भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। वहां से उन्होंने ये साबित किया कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो हमें वेरिएशन देखने को मिलता है उसका मेन रीजन जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। Morgan worked with the tiny fruit flies Drosophila melanogaster which were found very suitable for such studies. तो मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था वो था फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि जैसे पी प्लांट को मेंडल ने क्यों चुना था, बिकॉज ऑफ इट्स वेरिड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। उसकी लाइफ साइकिल जल्दी पूरी हो जा रही थी, मीटिंग करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जा रहे थे, उसके जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो उतने ज़्यादा विजिबल थे, एनुअल था। तो ये सारे कैरेक्टर्स की बेसिस पे उन्होंने पी प्लांट को यूज़ किया। इसी तरह जो मॉर्गन थे उन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों लिया, क्योंकि उसके भी क्या थे, उसके अंदर भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स जो थे प्रेजेंट थे, जैसे कि दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। लैब के अंदर इसको ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना, बहुत सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ही ये जो फ्रूट फ्लाई थी ये ग्रो कर जाती है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। यानी कि 2 हफ्ते के अंदर लाइफ साइकिल खत्म, से 14 डेज की लाइफ साइकिल होती है और एक मेटिंग के बाद लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज जो है वो प्रोड्यूस होती है। Also there was a clear differentiation of the sexes, the male and the female flies are easily distinguishable। जो मेल होता है उसका साइज छोटा होता है और फीमेल का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला को आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Also it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscope। इसके अलावा और भी अदर hereditary variations होते हैं जो कि आप लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों फेनोमेना आपको पता चल गया हो, क्योंकि इन दोनों फेनोमेना से ही का बीच का जो रास्ता है वो इस थर्ड फेनोमेना में होगा। यानी हम लोग 3 फेनोमेना यहाँ पे देख रहे हैं, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज में जैसे कि ये 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है, में से ही मिस्टेक हो जाती है, पर आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये हैं 2 लेकिन 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। मेरे मुंह से गलती से निकल जाता है 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये है। यानी जब 4 होंगे
तो 2 पेयर्स बोला जाएगा। ये क्या है, 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जब 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रोमोसोम्स के ऊपर, उस दिन भी बताया था कि एक क्रोमोसोम पे ऐसा तो नहीं है कि एक ही 2 जीन प्रेजेंट होता है, हजारों की संख्या में जीन्स प्रेजेंट है। तो जैसे कि मान लेते हैं एक जीन का जो अलील है कैपिटल ए इस पे प्रेजेंट है, स्मॉल ए इस पे प्रेजेंट है, एक वैसे ही एक दूसरा पेयर ऑफ अलील्स का कैपिटल बी इस पे प्रेजेंट है, स्मॉल बी इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो अभी तक हम लोग ने देखा था क्या, जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट होंगे। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल ए एक में जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल ए दूसरे में जाएगा। उसी तरह से कैपिटल बी और स्मॉल बी को भी सेपरेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं वो इस क्रोमोसोम पे इतने कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं कि ये जहाँ पे कैपिटल ए गया वहीं पे स्मॉल बी कैपिटल बी गया अगर कैपिटल ए के साथ, तो स्मॉल बी जाएगा किसके साथ, स्मॉल ए के साथ। इनको इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट होने का मौका नहीं मिलता है। वहीं अगर इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में देखा जाए, ये 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सेग्रीगेशन हुआ, एक में ये गया, एक गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे मियोसिस 1 हुआ, एक में ये चला गया। अब इस वाले क्रोमोसोम के पास पूरा इसको अधिकार है, ये अपना फ्यूचर पार्टनर चाहे इसको चुने चाहे इसको चुने। पहले केस में इसने इसको चुना, दूसरे केस में इसने इसको चुना। इसी तरह स्मॉल बी वाले के पास भी चुनने का पूरा अधिकार है, ये इसको भी चुन सकता है और इसको भी चुन सकता है। तो एक बार इसने इसको चुना, एक बार इसने इसको चुना। अब देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है। जैसे कि अब तक हम लोगों ने देखा कि जो जीन्स हैं वो बहुत अगर कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे अपने जो मेन वाला जो जीन है, मेन जीन कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, यानी कि जो जो जिससे वो टाइटली लिंक्ड है उसी जीन के साथ वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे चले जाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये जो 2 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है तो ये एक दूसरे को जाके ऐसे, जैसे एक ये पेयर ऑफ जीन है, एक ये पेयर ऑफ जीन है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। तो ऐसे होने के बाद तो जब ये सेपरेट होंगे तो इसका कुछ पार्ट इसके पास और इसका कुछ पार्ट इसके पास चला जाएगा। यानी ये 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो सेपरेट होने के बाद दोनों का कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक्सचेंज हुआ, येलो वाला ब्लू वाले के पास आ गया और येलो वाले के पास थोड़ा सा ब्लू वाला चला गया। ठीक है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन में 2 केस होंगे। क्रॉसिंग ओवर हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होता है लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। क्रॉसिंग ओवर होने का नतीजा ही क्या होता है, रिकॉम्बिनेंस का बनना। जब भी रिकॉम्बिनेंस बनते हैं तो इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो अगर मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तब तो लिंकेज की तरह ही हो जाएगा कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, ये गैमीट फॉर्मेशन बनेगा। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन विदाउट क्रॉसिंग ओवर, ये वो केस है जब गैमीट फॉर्मेशन हुआ क्रॉसिंग ओवर के बिना। दूसरा केस में यानी कि यहाँ पे देखा जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ थोड़ा थोड़ा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन क्रॉसिंग ओवर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिफोर सेपरेशन हग ईच अदर एंड सम पार्ट ऑफ बोथ क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज विद ईच अदर। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि मान लीजिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम ने दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम को हक किया, और हक करने की वजह से क्या होगा, हक करना मतलब कि गले लगाया, और गले लगाने के बाद जब वो सेपरेट हुए तो सेपरेट होने के टाइम पे दोनों ने अपना कुछ कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज कर लिया। यानी एक होमोलोगस ने दूसरे वाले को दिया और दूसरे वाले ने पहले को कुछ दे दिया। क्रॉसिंग ओवर मे और मे नॉट हैपन, यानी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस होते हैं, रैंडमली
हो भी सकता है और जरूरी भी नहीं है कि हो भी। मोर डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स मोर इज द चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर का चांसेस तभी इनहेंस होगा जब जीन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो। अगर जीन्स के बीच में कम डिस्टेंस होगा तो वो टाइटली लिंक्ड हो जाएंगे, तो टाइटली लिंक्ड होंगे तो वो रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बना पाएंगे। रिकॉम्बिनेंट्स तभी बनेंगे जब जीन्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो। इसीलिए लिखा गया लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द जीन्स। यानी लिंकेज क्या है, डिस्टेंस ऑफ जीन्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रिकॉम्बिनेंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टी.एच. मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में ऑलरेडी एनसीईआरटी से बता दिया है कि इन्होंने फ्रूट फ्लाइज को क्यों लिया था, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज के अंदर भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, जैसे आई कलर डोमिनेंट है तो रेड है, रेसेसिव है तो वाइट है, बॉडी कलर डोमिनेंट है तो ब्राउन है, रेसेसिव है तो येलो है। इसी तरह मिनिएचर विंग है तो डोमिनेंट है, लार्ज विंग है तो रेसेसिव है। ये विंग साइज के ऊपर है। इसके अलावा लाइफ साइकिल कम है, लैब के अंदर इजीली ग्रो कर लेते हैं, और मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं। अब मॉर्गन ने कैसे ड्रोसोफिला को लेके क्रॉस कराया वो समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो अब मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने भी डाइहाइब्रिड क्रॉस किया। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग जानते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस कहाँ है, क्या होते हैं, जहाँ पे टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को कंसिडरेशन में लिया जाए। जैसे मेंडल ने लिया था येलो एंड क्या था, राउंड, और ग्रीन और रिंकल्ड। इसी तरह मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला के दो कैरेक्टर्स को लेके हाइब्रिड क्रॉस कराया। ठीक है, तो दो लिया तो डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। और यहाँ पे जीन्स को क्या हुआ, सेक्स लिंक्ड के उसमें डिस्कस और स्टडी किया गया। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कैरीड आउट बाय मेंडल इन पीस। अभी बताया कि यहाँ पे क्या था कि जो सेक्स लिंक्ड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मॉर्गन ने मॉर्गन ने जो कैरेक्टर्स लेके क्रॉस कराया वो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट थे। तो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या कहा गया, सेक्स लिंक कहा गया। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मॉर्गन ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया वो मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस जो कि उन्होंने पी पे कराया था वो उससे बिल्कुल ही मिलते जुलते हुए थे। For example, Morgan hybridized yellow-bodied, white-eyed females to brown-bodied, red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने एक डोमिनेंट मेल लिया जिसका कि डोमिनेंट मेल लिया जिसका कि रेड आई था, अब ब्राउन बॉडी, और एक होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल ली जो कि येलो बॉडी और वाइट आई थी। ठीक है, और दोनों के बीच में क्रॉस करा के F1 प्रोजेनी बनाई। He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent. तो मॉर्गन जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से वेल अवेयर थे। वो इस बात के लिए भी प्रिपेयर थे कि जब F1 वाली प्रोजेनी क्रॉस करेगी तो क्या रिजल्ट आएगा। फिर जब F1 में वो सेल्फ क्रॉस कराएंगे तब जो F2 होगा वो कैसा बनेगा। लेकिन मॉर्गन के भी सरप्राइज के लिए जो F2 का उनका रेशियो आया वो जो मेंडल के 9:3:3:1 वाले रेशियो से वो इतना ज़्यादा डेविएट कर गया, जबकि मॉर्गन को ये पता था कि ये दोनों जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे एक दूसरे से। और ये जानने के बावजूद भी उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने सोचा कि F1 में जैसे F1 में आ गया सारे डोमिनेंट हो गए, फिर F2 में क्या होगा 9:3:3:1 के में आएंगे। लेकिन ये रेशियो से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया उनका रिजल्ट। ठीक है, Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. तो मॉर्गन को पता तो था
कि जो दोनों जीन्स वो ले रहे हैं, चाहे वो आई कलर का जीन हो या बॉडी टाइप कलर का जीन हो, बॉडी टाइप का, दोनों में ही जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जानते हुए उन्होंने मेंडल वाला रिजल्ट एक्सपेक्ट किया, तो लेकिन क्या हुआ, बहुत ही डेविएशन मिल गया उनको रिजल्ट में। तो उन्होंने ये देखा कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के समय पे दोनों जीन तो एक्स क्रोमोसोम पे है, लेकिन जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा हो गया, यानी नॉन पेरेंटल टाइप का क्या है, नॉन पेरेंटल टाइप मतलब रिकॉम्बिनेंट्स, तो रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो पेरेंटल टाइप से बहुत ही कम बने। यानी कि जब F1 में क्रॉस हुआ ये ड्रोसोफिला में, तो जो पेरेंटल टाइप थे वो ज्यादा बने और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप थे वो बहुत ही कम बने, ठीक है। In the next video, we will continue with the remaining topic. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe, and take care.